आपकी जोटवाड़ा इंडस्ट्री एसोसिएशन के मेंबर से आप सभी स्पेशलिस्ट हैं, आप इंडस्ट्रीज आप क्या हैं? जी, आप अध्यक्ष हैं जोटवाड़ा से। क्या क्या जोटवाड़ा इंडस्ट्रीज एरिया में क्या क्या समस्याएं हैं, मैं चाहूंगा एक इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। अध्यक्ष हूँ मैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हमारी जोटवाड़ा। सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया ये है, इसमें समझिए समस्याएं हैं। मूलभूत सुविधा होती है सड़क, पानी और बिजली। बिजली का कट रहता ही है। पानी की स्थिति ये है कि अगर आधी घंटे बरसात हो जाती है तो कोई रास्ता नहीं है कि हम शहर में आ सकें, ढूंढनी पड़ती है। दूसरा सुनने वाला नहीं है। डीआईसी ने इंडस्ट्रियल एरिया काटा था, उसके बाद ये रिक्को में चला गया। रिक्को वाले सर्विस टैक्स ले रहे हैं, साथ साथ यूडीएच वाले कह रहे हैं, यूडीआई वाले कह रहे हैं हमारा भी टैक्स बनता है। स्थिति इंडस्ट्रीज की पूरी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट में ये हो रहा है। जो खुद का इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ रिक्को के पास भी हैं, वहाँ रिक्को के लिए सब सुविधा भी रिक्को इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रही है, क्लब हाउस के लिए भी जमीन दे रही है, सब दे रही है। इंडस्ट्रियल एरिया जोटवाड़ा एक पुराना इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से यहाँ स्थिति इसको सौतेला बेटा बताते हैं। अब एक नया सगुफा और इन्होंने लिया है कि डीआईसी जो सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे बता रहे हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया पे न तो सबसे जो बड़ी समस्या ज्वलन समस्या ये है कि एक इंडस्ट्री बिना ऋण के बैंकों में अगर वो चेंज कराना चाहे तो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि रिक्को की परमिशन नहीं मिलेगी, न वो सेल के लिए मिलेगी, न वो लोन ले रहे हैं उसके लिए मिलेगी, न वो कोई ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए, न कोई डायरेक्टर अगर बदल रहे हैं, पार्टनर बदल रहे हैं। रिक्को किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करेगा। रिक्को ये कह रहा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। तो आज ये बताओ, एक इंडस्ट्री के लिए कई काम हमारे को लीगल भी होते हैं कि जो कोर्ट केस भी चल रहे हैं, कोई निकलना भी चाहते पार्टनर। वो ये कह रहे हैं कि डीआई था ये जो पुराने पूरे राजस्थान में इंडस्ट्री लगा दिया कि डीआईसी के पास ये अथॉरिटी है कि इसको बेच सकता है या इसको परमिशन दे सकता है, रिक्को के पास पावर नहीं है। तो क्या इतने 1983 से रिक्को हमको बेवकूफ बना रहा था कि जो हमारे को सर्विस आधे से ज्यादा इंडस्ट्रीज ने रिक्को ने लीड डीड करी हुई है, रिक्को ने हमें मालिकाना हक दिया हुआ है। तो क्या वो रिक्को की लीड डीड है और मालिकाना हक वो खराब हो गए, गलत हो गए? तो उसकी रिक्को जो उसको नई जो इंडस्ट्रियों में रिक्को ने जो लीड डीड करी उसका मालिक कौन रहेगा? वो जो पुराने डीआईसी की बता रहे हैं वो ठीक है, रिक्को का मालिक कौन है? आप ये बताना चाह रहे हैं कि रिक्को जो एसोसिएशन आपका जो एसोसिएशन को टेक ओवर किया था इस एरिया को टेक ओवर किया था, उसके तहत ना आप खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, ना किसी इस लोकल इंडस्ट्रीज वाले हैं ना किसी तरह का लोन ले सकते हैं उस पर। तो मतलब आपने ये एमएसएमई मिनिस्टर को बताया, स्टेट मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टर तक ये बात पहुंचेगी आपने? हर जगह जी, हर जगह हमने पारी, जहाँ जहाँ तक हमारी वैल्यू मानते हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी पहुंच है वहां तक अपने बात पहुंचा दी। लेकिन सब कह रहे हैं साहब ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो आज ये हमें ये बताया जाए कि हम इसमें डीआईसी बताए, रिक्को बताए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा क्या दोष है। जी, एक एक मुद्दों को आगे भी ले लेते हैं। आप अपना परिचय बताइए और बताइए आप समस्या क्या, कौन सी इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं आप? मैं सूर्यकांत गाड़िया, महासचिव जोटवाड़ा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। जोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में हैवी ट्रांसपोर्टेशन आने की कोई सुविधा नहीं है। आज के दिन एक डेढ़ घंटे की लाइनें लगी रहती है और इंडस्ट्रियल एरिया में घुसने का कोई रास्ता नहीं है। हाईवे से कनेक्टेड है, लगभग कनेक्टेड है, लेकिन उसका जो एक प्रॉपर रास्ता नहीं है। हाईवे से कनेक्टेड है और उस हाईवे एंट्री करते हैं, उस एंट्री पॉइंट पे वो इतना सकड़ा है कि एक ट्रक से ज्यादा नहीं निकल सकता उसमें। तो सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी सरकार नहीं सुनाई, मतलब कोई सुनाई नहीं है उसकी, कहना चाह रहे हैं उसकी कोई सुनाई नहीं है। उसके लिए हम 10 साल से 15 साल से प्रयासरत हैं। और ये जब पुलिया बना है तब से हमारी दुर्गत इतनी हो गई है कि
घर जाने के लिए रात को ये सोचते हैं 3-3 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहता है। ट्रैफिक जाम जी जी भाई साहब, आप भी बताइए। मैं रंजीत सिंह चावला जोधवाड़ा एसोसिएशन का मेंबर हूँ। मेन मुद्दे जो आनंद जी ने बताए हैं वही मेन मुद्दे हैं। जो छोटे छोटे बेसिक मुद्दे हैं वही सॉल्व नहीं हो रहे। बड़े मुद्दे तो कहाँ से सॉल्व होंगे जब छोटे सॉल्व नहीं हो रहे। सड़क का है, पानी का है, बिजली के बिलों का है, ये सब चीजें ही प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही। कहाँ तक जाए, कहीं एंड है ही नहीं। किस एंड पे जाके हम अपनी रिक्वेस्ट दें? सब एंड पे आगे हमको वो फुटबॉल की तरह धक्के मारते हैं, उस जगह जाओ फुटबॉल की तरह मारे जा रहे हैं, लेकिन कहीं समस्या का हल नजर नहीं आ रहा है। आज इस बात को कम से कम कहते 10 साल हो गए, लेकिन समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। बड़ी समस्याएं कैसे हल होंगी, यही बड़ी सबसे बड़ी बात रहेगी। जी आप थोड़ा, मैं चाहूंगा अपनी इंडस्ट्रीज का, जो इंडस्ट्रीज आप रन कर रहे हैं, नाम इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्री में आते हैं आप लोग, तो वो भी बताइए। मैं नरेश जाजू, मैं इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जोटवाड़ा का सचिव हूँ और मैं स्टील के बिजनेस को स्टील इंडस्ट्री जी क्या वैसे तो समस्या है? समस्याएं देखिए, 2 पार्ट है समस्याओं का। एक तो हो गया जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, वो सब बात अपन कर रहे हैं और करते रहेंगे। न तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का ध्यान है और ना ही जो आधारभूत सुविधाओं के अलावा जो इंडस्ट्री को रन करने के लिए सुविधा चाहिए, उस पर भी कोई गवर्नमेंट का ध्यान है ही नहीं। बिजली की बात हम करते हैं, बिजली की मर्जी है जब कटौती कर देते हैं। रेट्स जो हम बात करते हैं बिजली की, तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रेटें हमारे यहाँ ही हैं। जब हम उसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं, कंटिन्यूटी है ही नहीं। फिर हम बात करते हैं कि औद्योगिक जो एनवायरनमेंट है उसमें तो हम बिल्कुल ही पीछे हैं। हमारे को पता ही नहीं है कि पुरानी फैक्ट्रियां कैसे चलेगी। नई फैक्ट्रियों के लिए पॉलिसी लाते हैं, पुरानी वाली के लिए कोई बात नहीं करते, पुरानी वाली को भूल जाते हैं और नई वाली को भी ऐसा कोई विशेष सुविधा नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ उसको दी, तो पुरानी वाली का क्या सर्वाइवल हो या वो कैसे उससे एग्जिट करे, उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। और बिना गाइडेंस के, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के उद्योग चलाना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे नहीं लग रहा कि औद्योगिक वातावरण राजस्थान में है, या जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी अपने आप को वेयर हाउस में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं फैक्ट्री चला के करेंगे ही क्या। तो ये एक बड़ी विचित्र सी दुविधा वाली पोजीशन है उद्योगों के लिए। जी स्टेट गवर्नमेंट का बड़ी दुविधा है, कहीं कोई सपोर्ट नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे वैसे, आप नाम बताइए और कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं? सुभाष अग्रवाल, एडीबी रॉयल इंडस्ट्रीज और जोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में मैं मेंबर हूँ। जी क्या समस्या है? जैसे मेन समस्या, एक तो बेसिक जो समस्या है रोड की, बिजली की, सीवरेज लाइन की, पानी वो की, सब आपने बताई। उसके अलावा जैसे आपकी पर्टिकुलर ऑयल इंडस्ट्रीज में या आपकी पर्टिकुलर क्या इशू है उसके अलावा? ये ईएसआई हॉस्पिटल भी नहीं है। कुछ हादसे होते रहते हैं, छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं, लेकिन यहाँ इतना बड़ा पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है और फिर भी यहाँ पर कुछ भी सैटेलाइट हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, कोई फर्स्ट एड की भी सुविधा नहीं है जोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, जबकि पैसा पूरा लेते हैं। जबकि हर चीज का हम यहाँ आप टैक्सेशन दे रहे हैं, जीएसटी देते हैं, पैसे भर रहे हैं हम सरकार को, हर तरह से बेनिफिट देते हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ईएसआई, पीएफ सब चीज देते हैं, लेकिन इसी का किसी चीज का कोई सुविधा नहीं। ना नालियों की व्यवस्था है इंडस्ट्रियल एरिया में, और डे टाइम में वर्किंग आवर्स में जो नो एंट्री है वो हमारे लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। मैंने मुद्दा ये है, नो एंट्री मतलब प्रॉपर जो तो हाईवे से कनेक्ट है, मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा इशू होना चाहिए इस एरिया में। 11 से 4 होता है, 11 से 4 में गाड़ी आएगी उसके बाद में। जी जी आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? जी आप बताइए। मैं आलोक गुप्ता, जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन में। समस्याएं इतनी है कि उद्योग चलाना तो एक तरह से अपने आप गला काटना है। मैं बहुत सारे मुद्दे इन्होंने बोले हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मैं मंत्री जी से भी मिले, हम लोग उस टाइम पूछा था जोटवाड़े में कितने किलोमीटर नालियां हैं, तो उन्होंने किसी ने बताया 13 और किसी ने बताया 15। मैंने सिर्फ एक ही प्रश्न किया था, नालियां जाके गिर कहाँ रही हैं? कोई निकास नहीं है। आज 50 साल इंडस्ट्रियल एरिया का हो गए, यहाँ की नालियों का निकास ही नहीं है। कोई बता दे कहाँ है निकास? अब बताओ क्या बेवकूफ बनाने के अलावा क्या है? आप बताइए, एमएसएमई को गड़ा काटने का पूरा काम कर रखा है। आरआईएसपी में जिसमें बेनिफिट मिलता है, सीएलसीएसएस में 50% केस राज्य सरकार ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हुए कि 50% केस तो कम से कम डिनाई कर दो, गलती निकाल कर। अब बताओ उद्योगों की स्थिति हो रही है। एमएसएमई के फैसिलिटी उद्योग पनपेगा, रोजगार पनपेगा, वो बेचारे ने 10 लाख रुपए की वो ले ली उसमें कि भी मेरे को पैसा वापस मिल जाएगा। वो 10 लाख छोड़ो, जेब से पैसे और लग रहे हैं।
तो कहीं मुसीबत में कहीं आपने एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल की वजह से हाई कोर्ट में 5000 केस चले गए सरकार की वजह से। छोड़ा लो आप इनको। पावर की रेट क्या हाल कर रखा है, पेट्रोल की रेट क्या हाल कर रखा है। जीएसटी का मजाक बताता हूँ आपको, राजस्थान सरकार जितना परचेज करती है उसमें राजस्थान के उद्योगों से परचेज बंद कर रखी है। अच्छा, बाहर की स्टेट से ला रहे हैं माल। अब उसमें मजेदारी की बात क्या है, राज्य सरकार तो जीएसटी का क्लेम लेती नहीं है, सारा का सारा आईजीएसटी से पेमेंट हो रहा है, राज्य सरकार का हिस्सा जा रहा है उसमें, लेकिन बेवकूफी कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे। लोकल उद्योग से लेना ही नहीं है। पाइप का घोटाला हुआ है ना, अभी सारा माल हरियाणा से लाए हैं, वो सारा आईजीएसटी में पेमेंट हो गया, राज्य सरकार को क्या मिलेगा उसमें? कहीं एमएसएमई मंत्री को या सबको पूछ के देख लिया, कोई उठ के चल देते हैं और किसी अधिकारी के जिम्मे कर देते हैं, वो नमस्कार कर देते हैं। ज्यादा कोई भला आदमी होता है चाय पिला देता है, नहीं भाई नमस्कार ही होती है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप मैं राज्य को पिछले 5 साल में इतना खराब हाल कर दिया कि 20 साल पीछे कर दिया दूसरे स्टेट के मुकाबले। ये 20 साल में नहीं पनपेंगे जो इन्होंने भी ऐसी तैसी करके रख दी है। करा लीजिए, समस्या को तो अंबार है, 2-4 घंटे खराब हो जाएंगे इसमें समस्याओं को सुनने में। अच्छा, ज्यादातर नॉन रेवेन्यू प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं करो रेवेन्यू का दबाव पड़ रहा है, रेवेन्यू मिलेगी उसमें, उसके बावजूद नहीं करना चाहते। और नए उद्योगों पर पनपने के लिए बड़े बड़े फेयर करते हैं। कर रहे हैं। बताइए 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बातें आई थी, क्या आ गया इनके पास? फिर बताइए क्या आ गया इन्वेस्टमेंट के पास? एक जना नहीं आना चाहता यहाँ पर जो कि पावर बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसके पास में खुद का सोलर प्लांट है, वो तो इंडस्ट्री लगाता है राजस्थान में, क्योंकि बिलिंग कर लेगा बिजली की। यहाँ की बिजली के भरोसे को चला के बता देंगे, समस्या वो अंबार है, कौन सॉल्व करेगा? आप बताइए। मैं नवीन अग्रवाल जी। अब सब लोगों ने बताया इतनी समस्याएं जो जोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में, हम बस उसको सर्वाइव ही कर रहे हैं। कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलने का ना उम्मीद है, ना हमें लगता है उम्मीद भी नहीं है। क्या नहीं, आज इतने सालों से देख रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं। आज रोड ही नहीं बनी, कितना टाइम 6 महीने से माने रोड इतनी ख़राब हो रही है, रोड ही नहीं बन पाई, और क्या समस्या दूर होगी? नो एंट्री तो सबसे मेन है साहब। इंडस्ट्री है, नो एंट्री है, तो फिर आप कैसे करेगा इंडस्ट्री, कैसे वो करेगा? ये तो बड़ी आनंद जी, ये तो बड़ी दुख की बात है कि जहां इंडस्ट्री से जीएसटी ले रहा है, हजारों करोड़ों रुपए का आप कलेक्शन ले रहे हैं, गवर्नमेंट सुनाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं आवाज इंडस्ट्रीज की, व्यापारी की उठ नहीं रही, सुन नहीं रहे। क्या सरकार बैठी होकर बैठी है? सरकार को पता है कि इंडस्ट्री लगा ली जी, और इंडस्ट्री लगा के अब ये लोग सबसे सीधे आदमी हैं, ये कहीं नहीं जा सकते, ये सिर्फ चिल्ला सकते हैं, बाकी हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। वोट बैंक ये है नहीं, तो आप हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और आप वोट बैंक नहीं होने की बात कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप जहाँ इंडस्ट्री रन कर रहे हैं तो आपका वर्कर आपसे इन्फ्लुएंस भी तो होता होगा। वर्कर इन्फ्लुएंस रहता है। आपको मैं बता दूं, हम लोग की स्ट्राइक इसलिए हम लोग स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी की कुछ न कुछ मजबूरियां हैं। जैसे बिजली की, एक बार हमारी यूकोरी की तरफ से, यूकोरी में मैं भी मेंबर हूँ, और हमने यूकोरी बनाई थी इसीलिए कि ये पूरे राजस्थान की आवाज बने, और हमने उसकी बिजली की हड़ताल चालू की थी। बिजली में जो रेटें और जो ये कट आ रहा है उसके लिए हड़ताल हुई, लेकिन मजबूरी है कि हर इंडस्ट्रीज को मिनिमम चार्जेस देना पड़ता है, और जो फर्नेस प्लांट है और उनके 50-50 1-1 करोड़ के बिल आते हैं, और उनकी लेबर बैठी रहती है। तो स्ट्राइक की भी हमारे पास लिमिटेशन है कि 15 दिन कर सकते हैं, 8 दिन कर सकते हैं। कितनी जगह इंडस्ट्रियल मतलब दबा हुआ है, मरा हुआ है, आप ये कह सकते हैं हर जगह। तो गवर्नमेंट नाजायज फायदा उठा रही है। ये गवर्नमेंट नाजायज फायदा ये उठा रही थी। एक इंडस्ट्री वाले के साथ 50 परिवार एक इंडस्ट्री वाला पाल रहा है, अब उनको 15 दिन से ज्यादा स्ट्राइक को चलाने से क्योंकि उसके ऊपर 100 तरह के खर्चे हैं। बिजली का खर्चा है, सेल टैक्स का है, इनकम टैक्स का है, लेबर का है, हर तरह का टैक्स। सबसे बड़ा बैंक का लोन चल रहा है। ये जो सरकार सब्सिडी दे रही है, अलग अलग जगह फ्री में चीजें बांट रही है, तो उसके मतलब इसका डेवलपमेंट में नहीं खर्च करना चाह रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में नहीं खर्च करना चाह रही सरकार। तो आपका क्या कहना है? आपकी आवाज क्या बिल्कुल सुनाई नहीं हो रही? इंडस्ट्रियल हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही, या ये समझो कि हम लोगों में दम नहीं है, ये दम नहीं है, एकता नहीं है, आप ये कह सकते हैं। एकता पूरी है, लेकिन आज भी क्या है कि आज ये देखिए कि कहीं भी दुबई में, कलकत्ता में, हर जगह बढ़िया बढ़िया फेयर लगा रही है गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो फेयर लगा रही है, और प्रवासी राजस्थानी को बुला रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि जयपुर के राजस्थान के प्रवासी जो इंडस्ट्रीज है उनको आप ढंग से संभाल लो। हम प्रवासियों को तो हम बुलाएंगे, क्योंकि जो प्रवासियों के पास आप जा रहे हो करोड़ों आप बुला सकते हैं, वो तो वेलफेयर में आएंगे आपके साथ। जब हमारे पास देखते हैं कि ये पहले ही दुखी पा रहे हैं, हम क्यों दुख पाएंगे, तो वो वापस चले जाते हैं।
तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सरकार जो पुराने उद्योग है, जो पुरानी इंडस्ट्रियाँ हैं, उनकी तरफ ध्यान दे और इनको थोड़ा अपने ये समझे कि इनकी परेशानी क्या है। हमारी कोई धीरे, हम ये नहीं चाहते गवर्नमेंट से कि हमारी जो समस्या है उनमें गवर्नमेंट का भी फायदा होगा अगर उसको सही सुनेंगे। वो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और सारी व्यवस्था बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। जहाँ गवर्नमेंट लगी पड़ी है रोजगार बढ़ाने के लिए, सरकारी नौकरियों को दबाव इतना ज्यादा है, वो इंडस्ट्री आप लोग जो सुधार सकते हैं। बेरोजगारी दूर होंगी। आज राजस्थान में इस तरह कितने उद्योग पनप सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि, और सबसे बड़ी बात एक समस्या जो सरकार गौर नहीं करी, जो आगे की भावी पीढ़ी जो आ रही है, नवयुवक आ रहे हैं, वो नौकरी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आप ये समझिएगा, और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा विदेश जाना चाह रहे हैं। तो राजस्थान की क्या दशा होगी? आप जो इंडस्ट्रीज वाले हैं उनके बच्चे तक ये कहते हैं कि साहब हम बाहर नौकरी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ एक बार गणेश जी के सुबह पहले हाथ जोड़े बाद 50 दिन हाथ जोड़े ही बैठना रहना पड़ता है, क्योंकि जो भी अफसर आता है वो ये समझता है कि उद्योगपति चोर है, जबकि ये नहीं समझता कि कितनी परेशानियां ये उठा रहा है। आज तक जो जितनी परेशानी उद्योगपति या जो व्यापारी समस्या का झेल है, उतना हर आदमी नहीं झेल सकता। फिर भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। आपसे भी बात करना चाहेंगे, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या। सर, मैं शिव गोविंद अग्रवाल, इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन मेंबर। समस्या तो लगभग बड़े भाइयों ने सबने बता दी। समस्या बहुत है, समस्याओं के बीच में ही हम बैठे हैं। अब समस्या कैसे निपटारा होगा है तो प्रभु जाने। बेसिक समस्या है, रोड लाइट्स की समस्या, कचरे की समस्या, एनक्रोचमेंट की समस्या, मतलब ये तो इनका उल्लेख करना बेमानी सा लगता है कि बड़ी समस्या सॉल्व नहीं हो रही तो इन छोटी समस्याओं को क्या होगा। तो उद्योग इस तरह से तो पलटने बहुत मुश्किल है साहब। और जो फंड्स हैं वो बिजनेस की तरफ या इंडस्ट्रीज की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाकी वेलफेयर स्कीम्स बहुत कह के बांटे जा रहे हैं, अब उसको तो चैलेंज नहीं किया जा सकता, किंतु परंतु हम भी चाहेंगे कि हमारे लिए भी कुछ सरकार ध्यान दे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो जी, मेरा नाम मोहित गुप्ता है। जैसे कि इन्होंने बात की, यहाँ पे कोई भी एग्जिट के लिए कोई भी रोड नहीं अवेलेबल नहीं है। जो हाईवे के लिए जाने का रास्ता है उसमें एक छोटा सा बॉटल नेक है, जिसमें जाने के लिए हर दिन 2 या 3 घंटे का लगा जाता है। हाँ, और जिसके लिए इन सब एसोसिएशन के मेंबर्स ने ये प्लान बनाया था कि ये एक जमीन खरीद के सरकार को देना चाह रहे थे कि क्या आप इसमें रोड बना सकते हैं, बट ये एक छोटी सी बात भी सरकार इनकी पूरी नहीं कर पा रही। मेरा नाम मनोज बियानी है जी। अभी जो सारी समस्या हो गई है वो एक अगर ब्रॉडली देखा जाए तो एक MSME के अंदर भी क्या हुआ है कि एक माइक्रो इंडस्ट्री और एक बड़ी इंडस्ट्री में डिवाइड हो गया है। राजस्थान में अगर पर्टिकुलरली अपन जयपुर की बात करें, जहाँ पे इंफ्रा की बात आती है, वहाँ जो छोटा इंडस्ट्री वाला है उसका सर्वाइवल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। वहीं पे जहाँ पे सरकार को लगता है फैक्ट्री बड़ी है, ज़्यादा पैसे लेके आ रही है, उस जगह पे सरकार ज़्यादा ध्यान देती है, उसको सुन लेती है। और हम लोग क्या छोटे छोटे व्यापारी करते हैं कि किसी का 2 करोड़ 4 करोड़ वाले टर्नओवर वाले, जहाँ पे 100-200 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 4 करोड़ टर्नओवर वाले लाखों लोग हैं। हाँ, तो कितना बड़ा बोलना चाह रहा हूँ कि कम बात नहीं है। हमारी जो इंडस्ट्री है ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। यहाँ पे सरकार को लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की जगह इनको ऐसा चाहिए कि इस तरीके की कोई चीज़ आ जाए जहाँ पे इनको कहीं पे इनको बेसिकली मतलब मोटा रेवेन्यू इनको जनरेट हो। और एक जो बेसिक धारणा बन गई है पूरे सरकारी तंत्र में, भले वो सेंटर में भले वो स्टेट में हो, कि व्यापारी चोर है। तो व्यापारी चोर है तो उसको नहीं, ऐसा नहीं लगता। सर आप देखेंगे ओवरऑल जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो इस तरीके की हो गई है कि छोटे व्यापारी को ये पनपना देना ही नहीं चाहते। आपको जैसे एग्जांपल दो, अगर आप नेशनल हैंडलूम से अगर आप कोई सामान लेते हैं या फिर आपके बड़े से लेते हैं तो वहाँ आपको हर चीज़ की बिलिंग होगी, ठीक है। वहाँ बिलिंग होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो शो करेगा, कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सरकार के चाहती है कि छोटा व्यापारी बंद हो, बड़ा व्यापारी ही जिंदा रहे, ताकि बड़े व्यापारी से अगर उनको लगता है कि अगर व्यापारी चोर है, अल्टीमेटली पैसा सारा आ तो वहीं पर सिस्टम में आ रहा है, लेकिन उनकी ये धारणा बन चुकी है। आप भले कोई सी पॉलिसी उठा के देखेंगे तो MSME का डिवाइड बहुत ज्यादा हो चुका है सर। मैं समझता हूँ छोटे व्यापारी मिलकर हजारों लाखों व्यापारी करोड़ों का GST पे भी कर रहे हैं और सरवाइव भी। आप ये क्या करना, कैसे आप जहाँ मोदी गवर्नमेंट इंटरनेशनल कंपटीशन की बात करती है, इंटरनेशनल पॉलिसीज की बात करती है और बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको बुलाती है और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया और जोन डेवलप करने की बात हो रही है, ऑटोमेशन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है पीछे है, कहीं ना कहीं पीछे रह गए सर।
राजस्थान में तो पूरे वर्ल्ड में डंका बजाया हुआ, राजस्थान वाले पीछे नहीं रहते। राजस्थान वाले तो होता है मोर नाचता पैर को देख के रोता है। हमें सुविधा ही नहीं मिली तो हम कहाँ से पनपेंगे। आज राजस्थान में उद्योग पनपना कोई बड़ी बात नहीं थी, पहले चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बड़े उद्योगों की तरफ ध्यान कर दिया। छोटे उद्योग, माइक्रो उद्योग हैं, मिडिल उद्योग है, उनकी तरफ थोड़ा, MSME की तरफ थोड़ा ध्यान दे और अगर इनको प्रोत्साहन दे तो मैं आपको बताता हूँ कि गुजरात जैसा हम राजस्थान में माहौल पैदा कर सकते हैं। गुजरात जैसा इतना हर आदमी में काबिलियत है, सब इंडस्ट्रीज वालों में जोश है, लेकिन गवर्नमेंट को हमारा साथ देना पड़ेगा। कई कानून ऐसे हैं जो हम बताना नहीं चाहते कि वो खुद भी मान रहे हैं डिपार्टमेंट में कि गलत है, लेकिन उसको ठीक ठीक करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। वो जो भी डिपार्टमेंट वाले वो समझते हैं कि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि उनको खुद को भी पता है कि साहब ये गलतियां हैं, लेकिन वो नहीं सुधारना चाहते। उनके वो ये कहते हैं साहब अपन क्यों, मैं क्यों नहीं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अभी जीएसटी में इतने फेरबदल किए गए, इतने अमेंडमेंट किए गए, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखा रही है, लेकिन उसमें घूम फिर के बात आ रही किस पे। अगर आप किसी का भी मामला ले लो, इन सब का अगर कोई दोषी मानते हैं तो वो मानते हैं व्यापारी, जो इंडस्ट्री। अगर आपने टैक्स टाइम पे नहीं दिया तो अगर वो समझ के गलती भी हो गई तो भी उसके ऊपर ही पेनल्टी है। सरकार के ऊपर अगर अफसर की भी गलती है तो भी व्यापारी की गलती है। आज आप ये मानो कि पेट्रोल की जो स्थिति है, आज पेट्रोल डीजल पे जो जितना वेट ये GST लगा रखा है, अगर इसको ये तरीके से कर लें तो बाहर से इतना डीजल पेट्रोल आ रहा है और इतना यहाँ बढ़ रहा है, उसका कितना बड़ा रेवेन्यू इनको मिलेगा, लेकिन वो आगे की नहीं समझ रहे। हम व्यापारी आपको कहते हैं कि हम टर्नओवर समझते हैं, ये अगर टर्नओवर के समझने लग जाए तो इसमें पूरा इनको कलेक्शन उससे ज्यादा आएगा जितना अभी आ रहा है, लेकिन इनको भी सब जगह के हिसाब से वेट इनको करना पड़ेगा। और वेट अगर ये इसको GST के दायरे में ले आते हैं पेट्रोल डीजल को, तो भी राजस्थान बहुत ऊपर कलेक्शन में तो इनको कुछ बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, ये हम आपको मतलब दावा करते हैं। तो राजस्थान में इंडस्ट्रीज में असीम संभावना है। आप में से कोई विचार रखना चाहेगा, कोई जो पर्टिकुलर अपनी इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर सकते हैं आप, और संभावनाओं की बात कर सकते हैं कि नेक्स्ट फ्यूचरिस्ट और अप्रोच क्या होनी चाहिए एज ए इंडस्ट्रिस्ट की। अभी एक TDS और TCS का एक कानून आया है, उसमें TCS और TDS दोनों एक ही है, और ये विशेषकर खाद्यान्न के ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। इसमें एक आदमी TDS काटना चाहता है, एक आदमी TCS काटना चाहता है। बड़ी कंपनियां TCS काटती है, छोटी कंपनियां से TDS कटवाना चाहती है। कानून एक ही है, एक ही टैक्स लगना है। TCS लग गया तो TDS नहीं लगेगा, TDS लग गया तो TCS नहीं लगेगा, लेकिन उसकी इतनी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जी, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेसी इतनी जबरदस्त कर ली कि कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन के साथ साथ एक पर्टिकुलर आदमी इसी काम के लिए TCS और TDS के लिए और उस छोटी छोटी अमाउंट के लिए डेढ़ साल तक लोगों का कैश फ्लो का खत्म हो जाता है जी। तो गवर्नमेंट को टैक्सेशन की फिगर्स को, सिस्टम को एक प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना जी जी। कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ये समझना नहीं चाहती कि इतना टफ कंपटीशन वाला मार्केट है, बहुत मिनिमम मार्जिन पे इंडस्ट्री काम कर रही है जी। बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, उन्होंने भी कंपटीशन में आ चुकी हैं सब कुछ। गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी इतनी मतलब GST की खराब है, मेरे को ही समझ नहीं आती। GST के बाद GST की बात नहीं, मामला इजी नहीं हुआ। टैक्स में बड़ा फर्क है। जैसे एक एग्जांपल दूं आपको कि सोने का बिस्किट गोल्ड, उस पे तो GST 5% है, और जो एक खाने का बिस्कुट है जो एक आम आदमी की नीड है उस पे 18% टैक्स है। ये कौन सी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, आज तक समझ नहीं आई। दूसरी बात, उस पे जो रॉ मटेरियल आता है उसके ऊपर कोई GST नहीं है, तो वो रिकवरी कहाँ से करे उस चीज की, इनपुट नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान ही देना चाह रही है। नहीं, उस पे GST लगा देते हैं तो वो मतलब सामने वाला दड़ा बोलता है कि उस पे GST लगा दिया, तो आप तो टैक्स कम से कम 5% पे लाएं, जो डेली एक गरीब आदमी जो बिस्किट के ऊपर दोपहर के टाइम चाय बिस्किट लिया, आम आदमी के बिस्किट के। अब जैसे इलेक्ट्रिकल में भी यही प्रॉब्लम है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट को ये चीज, या तो अफसर जो बैठे उनको समझना चाहिए कि जो चाइना से बाहर से इतना मटेरियल आ रहा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है रेटों में कि हम मैन्युफैक्चरिंग को जो रेट कॉस्ट हम बना रहे हैं उससे कम में तो बिक जाता है, तो हम कैसे बेच पाएंगे उस चीज को जी। जो टैक्सेशन का मैटर है, इसमें तो क्या है, GST आने के बाद में
मतलब जो सुधार आना चाहिए था, गुड एंड सिंपल टैक्स, वो एकदम डिफीट हो गया। नहीं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ने एक्सेप्ट किया है। मैं भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज से मिलता रहता हूँ, तो वो मतलब जीएसटी को बहुत अच्छा टैक्सेशन मानते हैं कि जहाँ बहुत सारे टैक्स लगते थे 10, 20, 30 तरह के। मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि क्या नहीं, कंसोलिडेशन हुआ है, नो डाउट, उसमें सरलीकरण भी आया है जी, लेकिन जो उसकी बेसिक थीम थी उसको, जो ये 6 साल बीते हैं, उन 6 सालों में अमेंडमेंट कर करके इस लेवल पे लिया है कि वो इंडस्ट्री फ्रेंडली तो रहा ही नहीं। अभी इसमें सबसे तो आपकी डिमांड के हिसाब से अमेंडमेंट हो रहे हैं जहाँ तक? नहीं, वो करते हैं डिमांड के हिसाब से भी, लेकिन उसमें एक जो इनका बहुत बड़ा इनपुट का बेस है, वो जो पुराना इंस्पेक्टर सिस्टम था, जो डिपार्टमेंट का इनका सिस्टम था, ये उसकी अनुशंसा पे करते हैं। जो आईटीसी है, जो इनपुट है, इनपुट में बहुत बड़ी दिक्कत हो रखी है। ये बोलते हैं कि अगर तीसरे आदमी का इनपुट गलत है तो वो आप चुकाओ, सुधार की गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। वो तो क्या है कि गलत तरीका है। जी, आप बताइए। हमारी एक एडिबल इंडस्ट्रीज है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि एडिबल ऑयल पर टैक्स है 5% और पैकिंग मटेरियल पर टैक्स है 18%। तो हमारा जो इनपुट बनता रहता है वो गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया है कि इनपुट नहीं क्रेडिट होगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? आज हम इतना जीएसटी चुकाएंगे तो हमारे करोड़ों रुपए तो सरकार के पास जमा है। 5 और 18 का डिफरेंस, 5 और 18 का 13% का डिफरेंस हमेशा जमा रहेगा। तो वो उसका इनपुट कैसे ले पाएंगे? इनपुट कैसे? इसका कोई गवर्नमेंट सॉल्यूशन दे नहीं रही है। आपने लोकल अथॉरिटी के साथ बात रखी? सही गई भी है शायद बात, अथॉरिटी के पास गई भी है, काफी डिस्कस भी हो रहे हैं, लेकिन सेंट्रल से ही सीधा ऑर्डर आ गया है कि एडिबल ऑयल पर रिफंड नहीं मिलेगा। जी भाई साहब, आप बताइए। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ, अभी स्क्रैप डीलिंग में जीएसटी को ये सजेशन दिया गया इंडस्ट्री की तरफ से कि जैसे प्लास्टिक स्क्रैप पर 5% जीएसटी है, वैसे स्टील स्क्रैप पर भी 5% कर दीजिए। तो उसका मजेदार जो सोल्यूशन आया वो ये हुआ, प्लास्टिक स्क्रैप पर 18%। अब आप ले लो साहब, आप बेचारे, हम तो मर ही रहे थे, वो और हमारे साथ में लपेटे में आ गए, सरकार कर लेकर। दूसरी चीज, सरकार ने तय मान रखा, जैसे होता है ना स्ट्रीट में माफिया होते हैं कि साहब जो है ना, मेरे को नहीं पता इतना पैसा चाहिए। राज्य सरकार में 2 बहुत बड़े माफिया हैं जो हर जगह चर्चा में आए हैं सरकारी मीटिंगों में। पहला रिको, दूसरा जेडीए। अच्छा, और 1000 बार मीटिंगों में हो चुका है। मतलब ये गवर्नमेंट की मीटिंग्स में इंडस्ट्री कमिश्नर दिल्ली से आया हुआ, उसकी मीटिंग में लोगों ने कह दिया साहब ये एक तो भूमाफिया है रिको, दूसरा भूमाफिया है जेडीए। रिको वालों ने ये उठ के कहा कि साहब ऐसा करो, हमें बेइज्जत करने के लिए कोई बुलाते हम चले जाते हैं। ये तो स्टेटस है। तो ये भूमाफिया कम नहीं होंगे, सो कॉल्ड जैसा चल रहा है, जब तक कुछ बदलाव नहीं होने वाला इंडस्ट्री का। ये तो बस कमाई के लिए बैठे हैं इंडस्ट्री, गर्दन मरोड़ लेके पैसा देगा, कमाई के लिए बैठे हैं। आप ये सुविधाएं नहीं दे रहे, कोई सुविधा नहीं दे रहे, कोई प्रकार। आज बता दो, इतने लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट आ रहा है, राजस्थान में क्यों नहीं आते? क्यों वो गुजरात चले जाते हैं? क्यों जो यूपी जा रहे हैं, यहाँ आने का नाम नहीं लेते? तो ये कोई कमी होगी ना? अरे हमारी तो कमी मान ली, हमारी तो सारी कमी है, लेकिन उनमें क्या कमी है, वो क्यों नहीं आ पा रहे, ये बता दें सरकार। ये जानते हैं कोई फायदा नहीं है, अपन तो अपनी दुकान चलाओ। तो ये दिस इज नॉट फेयर। तो सब लोग बता चुके हैं, मैं वो प्रॉब्लम हमारे साथ है, ऐसे ही बताऊंगा मैं। जी, सबके साथ ही। तो एक लास्ट चर्चा इस मोड पे ले लेते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि रिफॉर्म कैसे हो इंडस्ट्रीज का? जीएसटी कलेक्शन आज का जो डेटा है सेकंड हाईएस्ट है जीएसटी आने के बाद में, अक्टूबर 2023 का जी जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड हाई। हाँ, मतलब आज का जो है, आज के स्टेटस के बता रहा हूँ आपको, सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है भारत के भी जीएसटी लेने के इतिहास में। अब जैसा वैसा ने बताया कि बिस्किट के ऊपर टैक्स लगा रखा है, ठीक है, इनपुट आपका रोक रखा है, तो पैसा सारा का सारा जा कहाँ पे रहा है? तो कहीं ना कहीं पे तो फिगर में रिफ्लेक्ट करेंगे। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अगर आप इनपुट, अगर आप उस पर टैक्स लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो बढ़ेगा। एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटीज बहुत डिफरेंट है। आपका टैक्स की जो बेस रेट थी, आपका टैक्स अगर पहले 100 रुपये लगना था, अगर वो 18 रुपये मिलता है, अगर वो महंगा होकर के 110 रुपये हो गई वो चीज़, अगर आपका टैक्स उससे बढ़ गया है, आपको उससे ज़्यादा, मेरे को लगता नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई खुशी की बात है।
क्योंकि वो टैक्स का आपकी इतनी ज्यादा महंगाई के अंदर अगर आप उसका टैक्स लगाओगे, अगर आपका इनपुट बढ़ चुका है तो फिर गवर्नमेंट की रेवेन्यू की बात करते हैं, जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट रेवेन्यू बोलती है कैसे बढ़ेगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू? मान लो गवर्नमेंट टैक्सेशन नहीं लगाएगी वैसे टैक्स सरकार को लगाना चाहिए, लगाने की सरकार बनना इस तरीके का डेवलपमेंट करेगी कैसे? हाँ ठीक है। फ्रीबीज की अगर बात करते हैं तो पैसा अल्टीमेटली जाकर के जेब में वापस से सिस्टम में ही आता है। तो फ्रीबीज अगर है कहीं पर भी सिस्टम में, लेकिन फ्रीबीज के कारण आदमी काम नहीं, फ्रीबीज के कारण मेरे को लगता नहीं कहीं पर कोई डेड हो जाती है चीजें। मैं ये मानता हूँ फ्रीबीज इस तरह से डेड होती है भाई साहब, वो जो पैसा लिया होता है वो देखते हैं फ्री में आया तो उसकी वाइबिलिटी इतनी नहीं आती और उसका परचेजिंग पावर भी कम हो जाता है और कहीं ना कहीं सिस्टम में वो लीक भी होता है। सर ये जो लीक होता है सबसे बड़ी बात है, जो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, अब इसका क्या मतलब कहीं ना कहीं लीकेज हो जाता है। लीकेज तो सर अल्टीमेटली पैसा रेवेन्यू में आ रहा है से देश डूब गया जी। ये लोग तो नहीं समझ रहे। सरकारवाद की जो नीति है जो नेहरू जी लेके आए थे, ये एक बड़ी अलग तरीके की है। अगर आपने पैसा किसी को कैश दिया या आपने 700 रोटेट हो जाता है आप ये कहते हैं 700 रुपए अगर मेरा बिजली का बिल अगर कम है, हालांकि मैंने स्कीम ले रखी, वो 700 रुपए अगर मेरा कम हो तो मेरे पास एक स्पेंडिंग पावर हो जाती है 700 रुपए और की। पैसा घूम फिर के आना तो बाजार में ही है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली जैसे अपने नहीं तो कहीं लोड है और कहीं इनपुट लोड क्या है सर, प्रॉब्लम ये नहीं हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि सरकार को फ्रीबीज बांटने के चक्कर में रेवेन्यू जनरेट करके सरकार को वापस से उस सिस्टम के अंदर डालना था, ठीक है। लेकिन अब रेवेन्यू जनरेट हुआ, कहीं ना कहीं पे रेवेन्यू जनरेट होकर वो अपनी जगह पे जाके ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। अब क्या है, जैसे मानो मैंने एक लैपटॉप है, किसी भी आदमी ने लैपटॉप तो बेची ना सरकार को, तो उसके पास रेवेन्यू हुआ, उसने कहीं और से मंगाया, लेकिन वो रेवेन्यू चला गया विदेश में क्योंकि वो लैपटॉप था, ठीक है। अगर ऐसी जगह ऐसी कोई चीज बेचे, जैसे अगर मानो कि सरकार आटा का कट्टा बेच रही है तो आटा मिल वाले को तो फायदे होगा ना। कि जो इस तरह की सुविधाएं फ्री बीज दी जाती है, जो राशन दिया जाता है, वो किस तरह से दिया जाता है आप लोग भी जानते हैं, शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। क्या क्वालिटी है, क्या मतलब खाने लायक भी है क्या? ये मान रहे हैं कि किसी ने आटे को बेचा सरकार को, ठीक है, उसने 5% जीएसटी चुका है, सरकार के पास तो जीएसटी चला गया। वो आटा था, किसी ने गेहूं खरीदा, किसी ने आटा बनाया, वो फैक्ट्री भी चली, लेबर भी। क्वालिटी की बात है, क्वालिटी एक अलग इशू है, लेकिन पैसा उसके वापस आते हैं इंडस्ट्रीज के। एक लास्ट चर्चा कर लेते हैं इंडस्ट्रीज का उद्धार कैसे हो, कैसे इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल कंपटीशन, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करती है मोदी गवर्नमेंट, तो आप किस तरह से देखते हैं कैसे इंडस्ट्रीज को, एमएसएमई को ग्रो करें और किस तरह से ग्रोथ मिले एमएसएमई को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो करें? थोड़ा उस पर ऐसा है, सरकार सबसे पहले तो सकारात्मक रवैया अपनाए। जो डिपार्टमेंट कोई भी कानून बनाए उसमें सारे एसोसिएशन, हर एरिया में हमारी एसोसिएशन हैं, हर इंडस्ट्रियल एरिया में, उन एसोसिएशन का एक एक प्रतिनिधि मिलके एक सलाहकार मंडल बने डिपार्टमेंट में, क्या पॉजिटिव उसकी बने, उसके सामने वो बताए कि सर इसमें ये तो प्रॉब्लम आ रही है, सारा हल हो सकता है और बहुत बढ़िया सरकार का बन सकता है और उसमें रेवेन्यू भी जनरेट होगी। क्योंकि व्यापारी कभी भी नहीं चाहता कि व्यापार में हम तो कमा लें और सरकार को घाटे में दें। व्यापारी सरकार को चलाते हुए कमाना चाहता है। हर व्यापार में हर व्यापारी का ये धर्म है और वो समझता है कि किस तरीके से मेरा व्यापार चल रहा है तो सरकार भी करे, लेकिन उसको ये तो समझें कि हम आपको 2 रुपये दे देंगे, लेकिन आप हमसे अभी 1.5 रुपये ले लो, 2 ले लो, लेकिन उसका हम आपको तरीका बता देते हैं, इस सहयोग से ले लो तो आपको 2 रुपये मिल जाएंगे, हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर सरकार हर डिपार्टमेंट में एक एडवाइजरी बोर्ड बनाए, हर इंडस्ट्रियल एरिया के उसमें आदमी ले, तो उससे एक हर डिपार्टमेंट को ये पता चलेगा बिजली वाले पे लगे, रिक्को पे ये है, जीएसटी में ये, हर तरीके से ले कहीं ना कहीं इस तरह से गुजरात गवर्नमेंट शायद इस तरह से कर रही है। और यहाँ भी जो ये अभी जो बना रहे हैं, ये गवर्नमेंट जो बनाती है वो अपने ही आदमी को ले लेती है, वो एसोसिएशन के प्रतिनिधि का उसमें कोई मतलब नहीं है। एक वो उसका एक मापदंड रहती है, 2 आदमी बाहर से लेने, तो 2 आदमी अपनी पार्टी के ले लो, बस खत्म हो गई, उससे काम हमारा प्रॉपर व्यवस्था है। और आवाज भी, क्योंकि वो अपने ही लोग होते हैं तो आवाज बुलंद नहीं कर पाते इंडस्ट्रीज। सर लोकसभा राज्यसभा ऐसा रिश्ता हो जाता है, राज्यसभा में वही आपने से कुछ बोला नहीं आप? एक उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अखबार में, न्यूज़पेपर पे, टीवी चैनल पे सब जगह आती है बेरोजगारी है और जबकि सब फैक्ट्री में बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, हमको ये एक बड़ी बात है, ये चाहिए, हमको वो चाहिए, स्किल अनस्किल
कैसे भी लेबर नहीं है अवेलेबल, बाकी लेबर तो है ही नहीं शायद। और सब जगह टीवी चैनल मीडिया सब जगह ये लग रहा है कि भाई बेरोजगारी है, जबकि किसी भी इंडस्ट्रीज में आज के दिन कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में आप चले जाएं, सबके बाहर बोर्ड लगा है कि भाई हमारे पास में हेल्पर नहीं है या लेबर नहीं है, या हमारे को ये चाहिए 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी, वो अवेलेबल नहीं है। स्किल लेवल पे जो योजनाएं बनाई उस पे काम नहीं कर रहे। ये एम्प्लॉयबर आज की तारीख में आज ही है नया, देयर वाज अ न्यू डेवलपमेंट टुडे। सेंटर गवर्नमेंट ने एक स्कीम वापस से एक रीलॉन्च हुई, पहले भी चल रही थी इनकी स्कीम, जो आज कुछ 1,10,000 वर्कर्स को और तैयार करने की कोई स्कीम चल ऐसे ऑल ओवर इंडिया, एग्जैक्ट फिगर स्टेट लेवल पे ऑल ओवर इंडिया ऐसे थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वो स्किल डेवलपमेंट वाली जो स्कीम चल रही है। तो उसमें एक दिक्कत यहाँ पे है कि ये स्किल डेवलपमेंट जो सेंटर है, इन सेंटर में ही बहुत बड़ी समस्या है। जैसे 4-5 साल पहले जब ये चालू हुआ था तो हमारे पास एक ऐसी रिक्वेजिशन आई थी कि आपके यहाँ जो आदमी काम करते हैं आप उनको हमारे पास भेज दीजिए, हम उनको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। अच्छा सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। वो जो है कंसर्न है वो उनको गवर्नमेंट से कोई पैसे मिल रहे हैं। और ऐसे अगर आपको ध्यान हो तो 2-4 साल नहीं, शायद 1.5 साल पहले इसका बहुत बड़ा स्कैम भी पकड़ में आया था। नाम बहुत सारे लिखे हुए थे लेकिन प्रैक्टिकल में वहाँ पे आदमी थे ही नहीं। जैसे ITI है, अब ITI का जो फंडामेंटल है, अगर वो मतलब सोचिए अगर वो लेथ पे अगर कोई सामान को सिखा रहे हैं, जैसे मैं मेरे बेटे की बात करूं, वो बताता है लैब में हमको ट्रांजिस्टर से काम करना सिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। बिल्कुल। अब वो जो टेक्निकल जो चीज ही बंद हो चुकी है वर्षों पहले, वो चीज है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, अब वो चीज सिखा रहे हैं वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे है नहीं लोगों को, नहीं हो रही, क्योंकि क्या एम्प्लॉयबल जो एक वर्ड होता है एम्प्लॉयबल एम्प्लॉय, वो सबसे बड़ा एक डेफिसिट है पूरे सिस्टम में। अगर हेल्पर भी है तो वो अपने आप को देखिए क्या राजस्थान में रहते हैं, लेकिन राजस्थानी आदमी राजस्थान में काम नहीं करना चाहता। यहाँ पे अगर बताऊं सर, ये अगर बिहार और यूपी में अगर डेवलपमेंट हो जाए तो राजस्थान की सारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो पक्की बात। लेबर होगी नहीं यहाँ पे काम करने की, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या राजस्थानी हम लोग ही मान लीजिए राजस्थानी बैठे, बाकी सब तो बिहार के लोग हैं, बिहार और यूपी के लोग हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी का बहुत बड़ा फर्क हो गया सर। एक सुझाव या निवेदन जो भी समझ लीजिए, आप सुझाव ही बताएं, सरकार से कीजिएगा, अपन तो सुझाव के लिए बैठे। किसी भी अफसर या अधिकारी की जवाबदेही डेट बाउंड होनी चाहिए, डेट बाउंड नहीं है। जवाबदेही तो निश्चित है, सीट पे बैठा है। अच्छा, डेट बाउंड मैंने कोई एप्लीकेशन आज मूव करी तो उसका 10 दिन में 5 दिन में सिस्टम तो बनाया जैसे लास्ट गवर्नमेंट से लास्ट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं होता है सर। वो सब लेकिन चालू उस गेम मतलब यूज नहीं किया, वो गेम घर चली जाएगी, वो गेम घर चली जाएगी। आपको डिनाई करना है, डिनाई कीजिए, हाँ करना हाँ कीजिए। वो पड़ा है, धूल खा रहा है, हम फॉलो कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। जी जी। सरकार में डेट बाउंड सिस्टम का प्रोग्राम आया था कि जो फाइल आपके पास आई है, मान लीजिए अभी 4 बजे, तो आप उसको लिखें 4 बजे आई और 4:30 बजे डिस्पोज करें। उसे कंप्यूटराइज भी किया था प्रैक्टिकली, कंप्यूटर पे तो टाइम आ ही जाएगा, चढ़ाएगा जब तो होगा ना। उस सिस्टम को इन्होंने रोक रखा है, नहीं, क्योंकि अगर लेट आई तो ये सवाल मारा जाएगा, देर से गई तो ये अक्सर मारा जाएगा, तो ये समस्या है। मेरा अभी भी निवेदन है, राज्य सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी के 2 हिस्से कर दे, एक नॉन रेवेन्यू, एक रेवेन्यू। रेवेन्यू तो वो हिसाब से चलाएंगे जितनी रेवेन्यू उनके पास है। नॉन रेवेन्यू ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनमें उनको रेवेन्यू लॉस हो ही नहीं रहा, उन चीजों को तो सॉल्व कर दे, 90% बीमारियां सॉल्व हो जाएंगी। जोटवाड़ा में भी उन्होंने बताया कि जमीन एसोसिएशन लेके देने को तैयार है, वो हटाने के लिए, जाम हटाने के लिए सरकार 4 साल से कुछ कर नहीं रही है। अब उसमें उनका मुझे लगता है, मुझे इस पे डाउट है कि या तो प्रॉपर आवाज उठाई नहीं गई, डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं मंत्री लेवल तक। हमारे को आशुतोष पेडनेकर जी जब MD थे, उन्होंने कहा कि जमीन का पैसा आप दे दो, आनंद जी ने स्पॉट पर कहा कि टोटल पैसा हम देंगे, उसका जवाब आज तक नहीं आ रहा। तो वो भी 100-200-500 मीटर का टुकड़ा होगा और क्या है, जो 3000 था वो, तो उसमें भी रोड बनाने में तकलीफ आ रही गवर्नमेंट, वो तो किसी का है, मान लीजिए वो खरीद के हम देना चाह रहे हैं, वो भी नहीं, रोड ही तो बनानी है, रोड बनानी है, और रोड गवर्नमेंट कोई अपने रेवेन्यू से नहीं बना रही है, यहाँ से वसूली करके बना रही है, उसी पैसे से रोड बननी है, कलेक्शन से, GST कलेक्शन में। नहीं GST नहीं, सर्विस चार्ज तो बड़ी दुखद बात है। मैं आपके आता हूँ वापिस कि आप एसोसिएशन को कितने साल से देख रहे हो पैसा?
एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बने बैठे हैं तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती भाई साहब उनके लिए लड़ाई की जाए। और एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव को भी बोलूंगा, जो पूरी एग्जीक्यूटिव है, पढ़े लिखे आदमी कैसे लड़ते हैं? कागज से? नहीं, कागज से लड़ेंगे और क्या तलवार लेकर लड़ेंगे। हमने जितने लेटर लिखे हैं शायद वो प्रथम भर लो आप। हमने जितने मिल के आए हैं, हम 500 आदमी 600 आदमी की हमने धरना दिया है, प्रदर्शन किए हैं, हम रिक्को में जाके मिल के हैं। उसके अलावा हमारे पास सुनाइए और अनदेखी और मतलब कुछ समझते नहीं इंडस्ट्री। अभी तो 4 दिन चल रहे हैं, नेतागिरी और आपका मीडिया, बाकी किसी की नहीं सुनी जा रही। मीडिया तो आज बैठा ही है ना, आज आपकी आवाज के लिए तो आपकी आवाज के लिए आज हम ये इसीलिए आपके पास बैठेंगे। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, हमें आशा है कि गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसकी आवाज कानून में बजाएंगे और हर इंडस्ट्रीज की आवाज उठाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री से ही रोजगार बन के और डेवलपमेंट आएगा। उसको अनदेखी नहीं की जा सकती। आप जो ये कह रहे हैं कि आवाज उठाने की, तो हमारी एसोसिएशन एक परिवार की तरह छोटा परिवार है। यहाँ 300-350 इंडस्ट्रियाँ हैं और एक परिवार की तरह है। उसके बावजूद ये स्थिति है कि सब हमने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वहाँ जाके लड़ी हैं। जो भी आप थोड़ा बहुत सड़कें वड़के बड़ी, यहाँ 10-15 करोड़ रुपए लगवाए बाद पोजीशन ये है कि आप इसमें आ सकते हो। अभी ये स्थिति तब आई है जब इसमें हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 2 साल पहले ये भी नहीं थी। जी जी। तो रीजन ये है कि आज सरकार ये समझे, वो सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन रिक्को ने इसको सोतेला बेटा मान रखा है, क्योंकि DIG ये रिक्को में गया था। आज इसके ऊपर ये जो बता रहे हैं कि जो ये रोड भी जो आ रही है, जो यहाँ से 3 घंटे जाम रहता है, वो पोजीशन आप ये तो समझो कि यहाँ आने का किराया जो ट्रकें भाड़ा लेती है वो भी क्विंटल के हिसाब से महंगा आता है। जो हम माल भेज रहे हैं वो भी उसके कहाँ जाएगी ट्रक? विश्वकर्मा जाएगी तो भाड़ा कम, जोटवाड़ा जाएगी तो भाड़ा ज्यादा। तो जोटवाड़ा इंडस्ट्री वाला कितना सर्वाइव करे, किस से लड़े? जी जी जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। खूब हमने अब हम आज चाहते हैं आपसे कि आपसे ये निवेदन भी है कि आप लोग लगे। हमने तो हमारी इतनी प्रयास थे वो कर लिए और फिर अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि जब भगवान करेगा वह जो होगा। नहीं, भगवान आपके हमारे अंदर ही है और कहीं ना कहीं हमें भी कर्म करना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी, मैं ये इंश्योर करता हूँ कि हम आपकी आवाज, इंडस्ट्रीज की, व्यापारियों की आवाज उठाते रहेंगे और आप और हम मिलके सुधार लाएंगे। आज ये जो आलोक जी ने कही कि आप ये समझिए कि नालियाँ बनी हुई हैं, लेकिन उसका 15-20 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, उसका रास्ता नहीं निकला कि कैसे इसकी नाली को आगे ले जाया जाएगा। तो आज सिविल लाइन नहीं, 50 आदमी है अभी काफी डाली तो है। सीवर में फैक्ट्री का पानी डालना मना है। जो सीवर में जाना है तो जावे ना, मिक्स कर दोगे पानी का सिस्टम नहीं है। तो पानी का नल नहीं है। अभी तो इंडस्ट्रियल का बहुत बड़ा काम इंडस्ट्रियल डेवलप हो गई है। आप लोग ही लगा लीजिए। आप बताइए, कोई उद्योग बिना इंडस्ट्रियल वेस्ट के चल नहीं सकता। हाँ, उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्पोजल का रिको ने क्या अरेंजमेंट कर रखा है? नहीं, बहुत सारे अभी लगे हैं नहीं, बहुत सारे नहीं, जोड़ना बता दीजिए, बाकी दूसरे भी देख लेते हैं। पीके में बता दीजिए क्या कराएं, कुछ नहीं करा। सीवर डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल आप बता दीजिए। अच्छा, मारुति क्या करती है? आपको कंपोनेंट भेजना है ना मारुति को, वो कहते हैं साहब वेस्ट डिस्पोजल का आप हमें बताइए डॉक्यूमेंट। अब उसको वो जो हाथ पहुंचने का जुट होता है ना, जिसको हम फेंकना चाहते हैं, 600 रुपए किलो लेता है वो, क्योंकि वेस्ट डिस्पोजल यहाँ है नहीं। उसको 600 रुपए किलो के हिसाब से 50 किलो का बिल कटवाते हैं। जब मारुति में एलिजिबल होते हैं, नहीं तो वो NC चुका देता है नॉन कंफर्म। ये तो हालत है इंडस्ट्रियल एरिया की। एक एक चीज की पोजीशन, हम आते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, नगर निगम वाला कह रहा है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाओ। अरे सारा काम रिको का है भाई। नहीं, रिको उदासीन है और नगर निगम गला दबा लेती है, आगे फैक्ट्री को ताले लगाने को तैयार है। सर, नई जनरेशन आने को तैयार नहीं है इस इंडस्ट्री में। हमारे बच्चे, मैं राजा पार्क रहता हूँ, मेरे बच्चे कहते हैं कि हम क्यों जाएं पापा, आपकी हिम्मत है, झोटड़ा जाते हो, हम तो नहीं जाएंगे झोटड़ा। कह रहा 3 घंटे जाना, 3 घंटे आना, दिन तो खत्म हो गया, क्या काम धंधा करेंगे उसके अंदर। बिल्कुल हर समस्या, बहुत समस्या है जी। आप जैसे बात कर रहे थे कि सरकार को पता नहीं है। आज अगर आपने देखा होगा, पेट्रोलियम पूरी एसोसिएशन ने एक स्ट्राइक की थी, जिसकी पूरे राजस्थान में नहीं ऑल ओवर इंडिया पास हुई है। उसके बाद भी राजस्थान के जो भी गवर्नमेंट है उसने कुछ नहीं उसका नहीं किया। अगर पेट्रोल के भाव कम होते हैं तो उससे ना सिर्फ आम आदमी, इंडस्ट्रियलिस्ट,
हर एक इंसान को अपने हर एक इंडिविजुअल को बहुत बड़ा कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। आज अगर अपन फ्रीबीज बांटते हैं, हर आदमी हम छोटे छोटे फ्रीबीज बांटते हैं, अगर आप पेट्रोल डीजल के प्राइस ही कम कर देंगे, उससे भी एक आम आदमी की फैमिली के अंदर इनकम इंक्रीज होगा। बट एक लार्ज क्वांटिटी के बारे में कोई नहीं सोचता। इसको समराइज करते हैं। हाँ, कुछ फ्रीबीज का अधिकार सरकार को किसने दिया? टैक्स पॉलिसी में तो कोई फ्रीबी बांटना लिखा हुआ नहीं है। नए टैक्स पेयर से ये पूछते हैं कि साहब हम ये राशन फ्री दे दें क्या, या बिजली फ्री दे दें क्या? किसी नियम में नहीं है, किसी उसमें नहीं है। बांट रहे हैं, अपनी शर्तों में बांट रहे हैं, दूसरा कोई बोलने वाला नहीं है। एक भी फ्री भी बता दें जो सरकार ने नियम में तय बस इसको थोड़ा यूरोप का कंसेप्ट इंडिया में लेके आए हैं, वेलफेयर स्टेट बनना चाह रहे हैं इंडिया। एक्चुअली क्या है कि एक तो फ्रीबीज और एक योजना का क्रियान्वयन, ये दोनों चीजें ही दोनों जगह ही गवर्नमेंट का फेलियर है। फ्रीबीज किसको देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है और क्या देना है, ये गवर्नमेंट को नहीं पता। और पैसा कहाँ से आएगा उसका भी उनको नहीं पता। और यही हाल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, बजटिंग प्रॉपर नहीं है मुझे लगता है, और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट का भी यही हाल है। हम किसी अफसर की कोई जवाबदारी ही नहीं डालते। हमने कोई योजना बना दी, फॉर एग्जांपल रिको का ही ऑफिसर है, उसको बता दिया कि भाई तुम जाके इसकी एरिया की देख रेख करो, करोड़ों रुपया मेंटेनेंस के नाम पे आप लेते हो, तो वो पैसा उसने कैसे लगाया, वो सब डेड हो जाता है। वो सब कुछ पैसा पता नहीं कहाँ लगाते हैं। योजनाएं हर बार बनती है, पैसा जितना आता है वो पूरा खर्च होता है, इसका सर एक किस चीज पे होता है उसका पता ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था लेकिन उसको पास नहीं किया। तो ये गवर्नमेंट को एक्चुअली दो चीजें ही संभालनी पड़ेगी, फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इसकी। ये गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था राइट टू कोई लायबिलिटी के लिए, कोई गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी तक उसको पास नहीं किया, जिसमें किसी भी अधिकारी को कितने दिन में क्या काम कैसे करना है और कब करना है, वो एक लॉ बना था। फाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं, फाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं। फाइल सिस्टम के अलावा भी जैसे बताया ना कि भाई अगर कहीं पे कोई लायबिलिटी कहीं पे कोई जनरेट हो सिस्टम में, वो एक ऐसा लॉ आने वाला था, लेकिन वो किसी जैसे यहाँ पे हमारे रोड बनी तो रोड बनने के वो तो नौकरी छोड़ के बच जाएंगे, 3 महीने बाद ही टूट गई थी शायद वो। तो वो नहीं मेंटेनेंस और क्वालिटी कुछ कहीं कोई मेंटेन नहीं है, और बहुत बड़ा करप्शन है इस मामले में। और मैं चाहूँगा कि आगे भी आप और हम चर्चा करते रहेंगे, इस चर्चा को अभी यहीं पे समराइज करते हैं, और इलेक्शन के बाद भाई साहब एक बार फिर बैठेंगे और जो भी मिनिस्टर आएगा उसके साथ हम चर्चा करेंगे और एसोसिएशन की, व्यापारियों की, इंडस्ट्रीज की आवाज़ उठाते रहेंगे। जी आपका आखिरी संदेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा ही नहीं, विश्वास हो रहा है कि आप भी युवा हैं और हमारे एसोसिएशन की पीड़ा को समझेंगे और हमारा कुछ इसमें समाधान होगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। धन्यवाद।